हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी जेई 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो कि प्री टायर 1 की बात करें जून में होना है, उसके लिए 2023 के पेपर को बहुत अच्छे से देखना ज़रूरी मानता हूं मैं। आल्दो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज पर एज नॉन टेक पोर्शन इज कंसर्न आपको 2023 के फॉर्मेट को सही से समझना चाहिए, ताकि हम कौन कौन से सेक्शन में कितना डेप्थ में पढ़ें, कितना विड्थ में पढ़ें, ये हमें तय करना पड़ेगा। और ये कोई कार्य दूसरा नहीं करेगा, आप स्वयं करेंगे। जो मैं आज वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मैंने पॉलिटी में इतना काम कर दिया कि आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा। चीज़ों को समझना सही से है, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको अंत तक सुनना है और उसके बाद कुछ बताए गए तरीकों पे काम करना है, तो आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ही अलग अलग हिस्सों पे डिस्कशन हो जाएगा। जो करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने जनवरी का डाला था, उसका फरवरी और जनवरी का हिस्सा और उस पर रिलेटेड MCQ इस रिसर्च के बाद कंटिन्यू रहेगा, और अगर वक्त मिला तो उसके बीच में कर देंगे। करंट अफेयर्स आपकी और नॉन टेक का ये जो पोर्शन आया है, इतना एनालिसिस होना है और ये टाइम पीरियड में स्पीड के साथ किया जाएगा। अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। 2023 के क्वेश्चन हैं जिनकी संख्या लगभग 25 के आसपास है। हमने कुछ क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के भी शामिल किए हैं। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग है। अगर देखें तो एक में 6 आया, फिर एक में 5 आया, फिर एक में 8 क्वेश्चन है इस तरीके से, फिर एक में 4 क्वेश्चन है। इस तरीके का कम्बिनेशन है और सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है अगर सही से देखा जाए। करेंट अफेयर्स और पॉलिटी ये ठीक ठाक आगे पीछे रहते हैं जनरली। पहला क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन जो डिस्ट्रिक्ट जज की होती है कि स्टेट में, ये किसके द्वारा होती है? तो ये होती है गवर्नर के द्वारा, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, नहीं विद द हाई कोर्ट। ये टाइपिंग मिस्टेक है, विद हाई कोर्ट, ये ऑप्शन इसमें सी पार्ट होगा। अब डिस्ट्रिक्ट जज को पूछा है। जनरली हम लोग मिनिस्टर का सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर की चीज़ें सुनते हैं, अटॉर्नी जनरल को कौन सा पद दिलाता है, इन सबको, और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को पूछा तो ठीक ठाक डेप्थ में तो जाते हैं, और डेप्थ में नहीं जाते, कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में चले जाते हैं। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट किया जाना है। ये बात फंडामेंटल ड्यूटी की है जो 51A में है, जो 51A में है। और इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं जिनको ABCDEFGH करके क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखा गया है। तो उसमें जो A नंबर पे है वो बात नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने से रिलेटेड है। बात यहीं पे ख़त्म हो सकती है कि हाँ चलो ये इसमें A पार्ट है, B पार्ट ये कहता है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड पार्ट कहता है कि सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करें, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर इस प्रश्न को गहराई से देखें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि शायद MP या UPSC में एक बार ये क्वेश्चन आया अभी रिसेंटली में किसी एग्जाम में, जिसमें ये एक स्टेटमेंट में बात कही गई और दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो नेशनल सॉन्ग है उसके प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, उसे रिस्पेक्ट करना है, वो अगर कहीं हो रहा है तो बोलना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे चीज़ें क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है? क्या इसे 51A के A में कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है, इसका उत्तर है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि नेशनल सॉन्ग विच इज़ वंदे मातरम, नेशनल एंथम विच इज़ जनगण मनगढ़, दोनों के साथ फंडामेंटल ड्यूटी में नेशनल सॉन्ग इंक्लूडेड नहीं है, ये याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड ओरिजिनली गारंटेड 7 राइट्स, वन ऑफ द राइट इज रिमूव्ड, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, और वो आपका चला गया है लीगल राइट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो अब वही 11 आपको याद रहने, देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल ड्यूटी का, तो इसमें कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, पब्लिक इलेक्शन में वोट डालना, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपकी ड्यूटी है उनको हमने मेंशन कर दिया है। फंडामेंटल ड्यूटी आइडियल सेकंड में है, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया थर्ड में है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज फोर्थ में है। इस तरीके से 11 हैं। आपको अगर देखना चाहिए पूरा, मेरे हिसाब से जितनी इंपॉर्टेंस दी गई है इस वर्ष में, पूरी ड्यूटी को आपको देखना चाहिए। द टोटल मेंबर्स, ये वाला जो PDF है इसको हम वीडियो अपलोड होने के थोड़ी देर बाद नीचे अटैच कर देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। द टोटल नंबर हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड, द टोटल नंबर नहीं मेंबर, द टोटल मेंबर हु पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज एक्चुअली में है क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इलेक्ट किया जाता है,
इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन चीज़ें होती हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, और इसमें यूटी भी शामिल होती हैं, दो, देलई और पुडुचेरी की। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि जो यूटी शामिल होती हैं ये अमेंडमेंट के थ्रू होती हैं, शुरुआत से ही हैं, तो अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा अमेंडमेंट? 70th। ये भी पूछा जा सकता है किस आर्टिकल में मेंशन है ये सारा प्रोसीजर। ये आर्टिकल 54 में मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड किया जाता है किसके थ्रू किया जाता है? आर्टिकल 54 के थ्रू। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली, अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो वो इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल नहीं होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में, ये चीज़ भी याद रखनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया इज नोन एज, इसको बोलते हैं माउंट बेटन प्लान। इसको 3 जून 1947 को पारित हुआ था, इसलिए इसे 3 जून प्लान भी बोलते हैं। तो उन्होंने घुमा के पूछ दिया था, तो 3 जून प्लान इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो गलत गिरफ्तारी हो जाती है जिसमें आप दोषी नहीं हैं उसमें आप आवाज़ उठा सकें, तो उसके लिए आर्टिकल 22 है। और अगर हैवियस कॉर्पस मंडामस उसके तहत जो क्या मतलब वहाँ पे क्या याचिका लगाएंगे किस तरीके से उनके जो नाम होते हैं, तो उसमें हैवियस कॉर्पस इस चीज़ को डिफेंड करती है, ठीक है, हैवियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड, देखो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 7वें नंबर से हम 9 अक्टूबर की अभी चर्चा कर रहे हैं तो उसमें 6 आए, यहाँ से 10 अक्टूबर की सिर्फ फर्स्ट की बात होने लगी, उसमें 7वें नंबर का क्वेश्चन था। 8वें नंबर का क्वेश्चन था हु फाउंडेड द इंडियन लीग इन 1875। अब वैसे भी ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको बोला है कि इसमें पॉलिटी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री वाला सीन शामिल है। 1-2 क्वेश्चन है हर बार मॉडर्न हिस्ट्री के हमने शामिल किए हैं, मुझे मतलब चूँकि कुछ सेक्शन अगर पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो ये हिस्सा कैरी करके आता है उसमें, इसलिए शामिल कर दिया है। इंडियन लीग 1875 में फाउंड की थी शिशिर कुमार घोष ने। सेंस ऑफ नेशनलिज्म इसका गोल था, और इनकी एक पत्रिका भी है अमृता बाजार पत्रिका, जो कि 1868 में थी बंगाली लैंग्वेज में। तो शिशिर कुमार घोष अगर दोबारा से कहीं से पूछे जा सकते हैं तो अमृत बाजार पत्रिका के नाम से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीपरेट जो नेशनल कमीशन है SC ST के लिए, वो जो बना था वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बना था? तो 89 के तहत बना था। कब बना था? 2004 में बना था। किस आर्टिकल में है? 338 के A आर्टिकल में है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेल्स द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी यूनिटी। देखो आ गया 3rd नंबर पे, हमने बोला था जो 1 2 3 करके 11 थी उनमें 3rd नंबर पे था। ABC कर दोगे तो C में आ जाएगा, 51 का C। देखो ये मतलब 9 में भी पूछा और इसमें भी फंडामेंटल ड्यूटी पूछ दिया। इसके बाद अगला है वेयर डिड लॉर्ड वावेल कॉल ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर्स टू रीच एन एग्रीमेंट। लॉर्ड वावेल ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता कराने के लिए, तो इसका क्या नाम था और इसको कहाँ बुलाया था? तो शिमला में बुलाया था। शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 इसको भी बोला जाता है। ये लॉर्ड वावेल ने मेजर पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बुलाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु इन्वाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यहाँ होना चाहिए फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ऑप्शन से क्लियर हो जाता क्योंकि गवर्नर वगैरह कहीं दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट इन्वाइट करता है जो जीतता है मेजॉरिटी में सेंटर पे उसको। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 14 से 18 इक्वलिटी की बात होती है, ऑप्शन में 14 से 18 एक ही दिया है, आर्टिकल 16, तो जाहिर सी बात है करेक्ट ऑप्शन आर्टिकल 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर होता है ये किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है। स्टेटमेंट में आप घबरा जाएंगे कि एक में दे दिया किसी भी हाउस में कि सिर्फ लोकसभा में, तो किसी भी हाउस में। दूसरी बात जिस भी हाउस में आएगा उस हाउस के 1/4 मेंबर्स इसमें साइन करने चाहिए, 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस जिसमें ये चार्ज लगाया जाए, और 14 दिन का पहले नोटिस दिया जाना चाहिए प्रेसिडेंट को, ताकि अगर पॉसिबिलिटी उन्हें लगेगी तो पहले इस्तीफा दे देंगे, क्यों इतना सब बवाल समय और ऊर्जा खर्च होगी। तो इस तरीके से ये आपका होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी पार्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओपाइंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। जब 1975 से 77 के बीच आपका इमरजेंसी लगा था तो इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियमों को कम किया था, उनकी ताकत को कम किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे लगाम कसी थी। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका मिनेर्वा मिल्स केस था उसके तहत
एक केस आए आप तब कोई बात उस पर टिप्पणी करें, और वहाँ पे एक परमानेंट नियम लगा दिया उन्होंने कि आप अमेंडमेंट करिए, लेकिन उस अमेंडमेंट में ये ध्यान रखिए कि वो अमेंडमेंट किसी भी स्थिति में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज ना करे। तो ये चीज़ मिनरा मिल्स केस में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पॉपुलेशन सेंसस ए यूनिक सब्जेक्ट। पॉपुलेशन सेंसस मतलब जनगणना से संबंधित है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 246 में है। और ये किस शेड्यूल में है? तो ये 7th शेड्यूल में है। किस लिस्ट में है? तो यूनियन लिस्ट में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया वाज द बारडोली सत्याग्रह लॉन्च्ड। बारडोली सत्याग्रह का फिर से हमने वही मॉडर्न इंडिया कर दिया। 1928 12 जून को ये शुरू हुआ था। बारडोली कहाँ है? सूरत के पास है। और सूरत कहाँ है? गुजरात में है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको लीड किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई कि बारडोली कहाँ है, अगर ऐसे ही पूछ दिया जाए, ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। अगला क्वेश्चन है, वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग एट ए टाइम। अगर ये एट ए टाइम ना लिखा होता और नॉट एक्सीडिंग नहीं लिखा होता और केवल इतना पूछा जाता कि कितने समय के लिए एक्सटेंड किया जा सकता, तो आंसर होता 1 ईयर। और एट ए टाइम लगा दिया, एक्सीडिंग लगा दिया तो 6 मंथ्स, 6 महीने का गैप करके देखो। इमरजेंसी कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोवोक हो गई हो तो रोक दिया जाएगा 6 महीने के भीतर ही। इस चीज़ को ध्यान में रख के तो 6 महीने के स्लॉट में होता है। जनरली 6 महीने में ही मैनेज हो जाती चीज़ें। बाकी ये रूल्स रेगुलेशन है जिनको हमें एज इट इज मानना ही होता है। द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर विच लिस्ट। यूनियन स्टेट कंकरेंट 3 है, आपको पता है। यूनियन लिस्ट में 97 है, इसमें 66 हैं और इसमें आपके 47 है। पहले इसमें 61 थे, इसमें 52 थे। फिर 5 जो है कंकरेंट से स्टेट में चले गए तो वो 61 से 66 हो गए, ये 52 से 47 हो गए। या शायद पहले 66 47 थे, उधर से 5 आ गए। ये चीज़ देख लीजिएगा, इन्हीं के बीच में एक्सचेंज हुआ है। बाकी जो प्रश्न पूछा गया है उसमें ये सारी चीज़ें केंद्र की हैं, तो ये केंद्र वाली लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट में ही जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि 47 to 52, 61 to 66 इधर से उधर कब हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली बताइएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया तो मैंने उस चीज़ को अपने हिस्से से कर दिया कि आप इसको कायदे से देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, हुए अमंग द फॉलोइंग मेंशन दैट। स्पीड से इसलिए चल रहे हैं कि 25 क्वेश्चन एक मिनिमम समय पे आप कर पाएँ। मेन मोटो ये है, जो पीडीएफ से आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके लिए कितना डीप में और कितना वैरायटी में पढ़ने की ज़रूरत है, कितने क्वेश्चन वाकई ऐसे हैं जो झकझोर देंगे दिमाग को, ये चीज़ आपको समझना है। और बाकी अगर आप चाहें कि इसमें मेरी तरफ की सारी जानकारी आपको मिले, आप क्या कहते हैं सर, तो इसके लिए आफ्टर द रिसर्च ऑफ नॉन टेक इज ओवर वी विल लॉन्च ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैच, और उसमें हम उसी प्रकार की मेहनत करेंगे जैसे प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर हुई है। 2 वर्षों में पिछले वर्ष के अगर बच्चे और इस वर्ष के बच्चे जोड़े जाएँ तो लगभग संख्या 22 के आसपास है। दे आर वेल ज्वाइंड देयर ऑन जॉब, और बातचीत भी होती है उनसे, तो उसी एक फैमिली है, वो एक फैमिली बन चुकी है, और उसके बीच आगे तमाम और संभावनाओं में वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप भी उस स्मॉल बैच के हिस्सा बनिएगा जिस भी तरीके से हम उस बैच को क्रिएट करें। फिलहाल अभी हमारी सोच जो है वो ये है कि आपको सभी सेक्शंस धीरे धीरे हम इस जोन में ले आएँ कि आप नॉन टेक के प्रति जो एक अलग लेवल का फीवर और फियर तैयार है, उससे आप अलग होकर एक व्यवहारिकता के लेवल पे, एक बिल्कुल ट्रुथ लेवल पे प्रिपरेशन करें। Who among the following mentioned that collective responsibility can be achieved only through the instrumentality of the prime minister। मतलब प्राइम मिनिस्टर सारा कुछ मैनेज करें तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, हु डिसाइडेड टू गो अहेड विद हिज प्लान्स ऑफ इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान रिजल्टिंग इन द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, अफगानिस्तान पे कब्जा करेंगे, ये चीज़ किसने इम्प्लीमेंट की थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने इम्प्लीमेंट की थी, बी पार्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑकलैंड ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, थ्रू विच एक्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया वाज एम्फेसाइज्ड? चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय सैयद अहमद बरेलवी? तो ये था बहावी मूवमेंट। सैयद अहमद बरेलवी जो बरेली के रहने वाले थे, उनके द्वारा बहावी मूवमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, थोड़ा सा स्क्रीन पे कम आ रहा, विच अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट द इलेक्टोरेट बीन वाइडेंड बाई लोअरिंग द एज टू 18 ईयर्स? तो ये 61st अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, जहाँ एज आपकी 18 ईयर्स कर दी गई थी। इसके बाद वही है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो एजुकेशन वाला अमेंडमेंट है, 86th अमेंडमेंट,
जो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, 86 अमेंडमेंट के तहत वो अमेंडमेंट था। तो ये क्वेश्चंस थे जो पिछले 2023 में आए थे। अब यहाँ से आप नतीजे निकालिए कि किस तरीके के क्वेश्चन है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत कठिन क्वेश्चन थे, अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो पॉलिटी बहुत कठिन नहीं आती है। लेकिन नेट में जो भी पेपर आप लोग देखे, जिन्होंने भी दिया है, जाकर अपनी जो कॉपी आ जाती है उसमें गलत सही होता है, नेट पे जाकर उसको देखिएगा कि वाकई आपने पॉलिटी में क्या हासिल किया है। और अगर आपके सही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक गलत हो रहा है बाकी सही हो रहा है, तो मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक पकड़ है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, एक बार थारोली होकर गुजर जाना है, बेसिक चीज़ें वहाँ गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, इंडियन इकोनॉमी के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।